हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी वॉलेट। एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, जो भी दिल्ली पुलिस वगैरह, रेलवे वगैरह जो भी कंपटीशन एग्जामिनेशंस हैं, उन एग्जामिनेशंस में आजकल एक बहुत बड़ा पार्ट आता है जीके का, जिसको अपन बोलते हैं स्टैटिक जीके। ये जो स्टैटिक जीके है, ये मैक्सिमम क्वेश्चन अगर जीके में अपन देखते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, तो उसमें जीके में सबसे ज्यादा जो वेटेज आजकल रहने लगा है ना, वो किसका रहने लगा है? स्टैटिक जीके का। अब इस स्टैटिक जीके को अपन एक बेहतरीन तरीके से करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर एक बार हमने स्टैटिक जीके पढ़ लिया तो शायद दोबारा से अपने को स्टैटिक जीके के कोई भी चैप्टर को किसी दूसरी किताब से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस स्टैटिक जीके का जो मेन जो चैप्टर फर्स्ट जो मैंने लिया है ना, वो लिया है शास्त्रीय नृत्य का, जिसको अपन बोलते हैं क्लासिकल डांस। दो ही बड़े टॉपिक है इस स्टैटिक जीके में जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, और दोनों के दोनों जो टॉपिक है ना, ये डांस से ही संबंधित हैं। पहला जो डांस होता है ना, वो तो होता है शास्त्रीय नृत्य, ठीक है ना। बताओ भी कौन सा नृत्य? शास्त्रीय नृत्य। और इन शास्त्रीय नृत्यों को अपन इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिकल डांस। इनकी संख्या टोटल 8 है। आजकल 6 को भी क्लासिकल डांस में शामिल करने की योजना बना रहे हैं। और दूसरा जो नृत्य होता है ना, वो होता है लोक एवं जनजातीय नृत्य। लोक एवं जनजातीय नृत्य, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं फोक एंड ट्राइबल डांस। इस प्रकार से तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन स्टैटिक जीके के आते हैं, वो अलग अलग टॉपिकों से आते हैं, लेकिन अगर 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के आएंगे ना, तो उन 10 में से 2 क्वेश्चन केवल और केवल किस टॉपिक के आएंगे? डांस के आएंगे। भले ही वो शास्त्रीय नृत्य का हो, भले ही वो लोक एवं जनजातीय नृत्य का हो। तो आज जो मैं टॉपिक ले रहा हूं ना, वो ले रहा हूं क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य का। आप लोग बिल्कुल शांति से बैठ जाओ और कॉपी और पेन अपने हाथ में ले लो। मैं जैसे ही बोलता जाऊं ना, तो मैं कुछ लिखाऊंगा आपको, ठीक है ना, ताकि आपके हाथों हाथ में यहां पर याद करवा दूं, ठीक है ना। तो मैं जो बोलूं आप लोग साथ साथ उसको रिपीट करते जाना, ताकि मैं आपको यहीं जो अपनी जो भी क्लास है ना 10 से 15 मिनट की, उसमें मैं आपको जो भी पढ़ाऊं वो यहीं पर याद करा दूं, ठीक है। तो मैंने पहला टॉपिक लिया है शास्त्रीय नृत्य। ध्यान रखना, नृत्य फिर दो मैं बता दूं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ये शास्त्रीय नृत्य और एक लोक एवं जनजातीय नृत्य, जिसको फोक एवं ट्राइबल डांस बोलते हैं। जैसे भंगड़ा है, पंजाब का डांस है, तो शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस के अंतर्गत नहीं है, ठीक है ना। वो कौन सा डांस है? वह जनजातीय या लोक नृत्य है एक प्रकार का, ठीक है ना। जैसे राजस्थान में भी कई प्रकार के डांस होते हैं, तो उनका टॉपिक अलग है। ये जो टॉपिक है ना, ये केवल और केवल शास्त्रीय नृत्यों का है। सबसे पहले अपन बेसिक से चलते हैं कि भारत में नृत्य के स्रोत, सोर्स कौन कौन से हैं। तो देखा जाए ना, तो मैक्सिमम जो सोर्स है ना, वो सोर्स केवल और केवल कितने हैं? 4 हैं। एक तो जो सोर्स है ना, मेन सोर्स, उसका नाम है नाट्य शास्त्र, ठीक है ना। बताओ भी क्या नाम है? नाट्य शास्त्र। दूसरा जो साहित्य है, जिसमें शास्त्रीय नृत्य का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जिसका नाम है अभिनय दर्पण। बोल के बताओ बेटा जी, वो क्या नाम है? अभिनय दर्पण। आप लोग साथ साथ बोलते जाओ। एक तो हो गया नाट्य शास्त्र, दूसरा हो गया अभिनय दर्पण। तो इन दोनों में मैक्सिमम पोर्शन मिलता था किनका? शास्त्रीय नृत्यों का। तो एक क्वेश्चन बन गया। कितने हैं फिलहाल के लिए? 2। एक तो कौन? नाट्य शास्त्र। दूसरा कौन सा? अभिनय दर्पण। इस नाट्य शास्त्र को लिखने वाले थे भरत मुनि। पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछ लिया है। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि। और अभिनय दर्पण के जो रचयिता है ना, उनका नाम है आचार्य नंदिकेश्वर। तो मैंने 2 रचयिता बता दिए हैं, लेखक बता दिए हैं साहित्यों के, और 2 मैंने ग्रंथ बता दिए हैं जिनसे शास्त्रीय नृत्यों की कॉन्सेप्ट ली गई थी। बताओ पहला तो कौन सा है? नाट्य शास्त्र। और दूसरा कौन सा है? अभिनय दर्पण। नाट्य शास्त्र के जनक कौन है? भरत मुनि। बोलते जाओ, कौन है? भरत मुनि। और अभिनव दर्पण जो है, उनके जनक कौन है? आचार्य नंदिकेश्वर। ठीक है सर, यहां तक याद हो गया। इनके अलावा 2 तमिल साहित्य और हैं, ठीक है ना, जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। एक का तो नाम है तोलक्कापियम। बोल के बताओ एक बार सारे बच्चे, क्या नाम है? तोलक्कापियम, ठीक है ना। तोलक्कापियम। देखो जितना बोलोगे ना मेरे साथ, उतना ही जल्दी याद होगा। और दूसरे का नाम है शिल्पाधिकारम। मैं यहां पर भी लिख रहा हूं। बताओ भी क्या नाम है? शिल्पाधिकारम। तो बताओ 2 तमिल साहित्य मैंने और बताए हैं। एक का तो नाम है तोलक्कापियम और दूसरे का नाम है शिल्पाधिकारम। तोलक्कापियम के लेखक हैं टोलक्कापियर, ठीक है ना। इन्हीं के नाम से है, यहां पर यम लगा हुआ है, यहां पर
टोलक का पीआर लगा हुआ है। और इधर शिल्पाधिकारम के लेखक हैं इलंगो आदिगल। ठीक है ना, ये एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा था कि तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएंगे, इलंगो आदिगल। तो मैंने 4 आपको साहित्य बता दिए हैं और उनके ऑथर बता दिए हैं। पहला तो है नाट्य शास्त्र, जिनके जनक कौन है, भरत मुनि। दूसरा है अभिनय दर्पण, जिनके जनक कौन है, आचार्य नंदिकेश्वर। एक है तोलक का पीएम, इनके जनक कौन है, टोलक का पीआर। और एक है शिल्पाधिकारम, इनके जनक कौन है, इलंगो आदिगल। तो यहां तक है ना कितने शास्त्र तैयार हो गए हैं, 4, और चारों के फादर या चारों के जनक अपने तैयार कर लिए हैं। ठीक है सर, यहां तक हमारे याद हो गए। तो ये 4 सोर्स ऐसे हैं जहां से शास्त्रीय नृत्यों की परिभाषा ही ली गई थी, किस प्रकार से शास्त्रीय नृत्य करने हैं और किस प्रकार से उन शास्त्रीय नृत्यों के स्टेप होने चाहिए। ठीक है ना, तो 4 मैंने आपको बता दिए हैं। इन दोनों तमिल साहित्यों का मतलब कौन कौन से, तोलक का पीएम और शिल्पाधिकारम, तोलक का पीएम और शिल्पाधिकारम में नृत्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इन 2 तमिल साहित्यों का मैक्सिमम योगदान है। ठीक है ना, तो अगर ये ऑप्शन में नहीं मिले नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्पण, तो फिर इन दोनों में से कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन में मिलेंगे तोलक का पीएम और शिल्पाधिकारम। ऐसा नहीं है कि ये 4 ही हैं टोटल, बहुत सारे ऐसे और तमिल साहित्य हैं जिनसे थोड़ी थोड़ी बातें चुराई गई हैं शास्त्रीय नृत्यों को बनाने में और उनकी डांसिंग की स्टेप को रिपीट करने में या डिजाइन करने में। लेकिन मैंने आपको कितने बताए हैं, 4। ठीक है सर, यहां तक तो याद हो गया। आगे की जो बात है ना, वो आगे की बात क्या है, शास्त्रीय नृत्य का वर्णन प्रमुख कहां से मिलता है, तो कहां से मिलता है, नाट्य शास्त्र से। खूब बार एग्जाम में पूछता है, मैक्सिमम रोल किसका है, नाट्य शास्त्र का। शास्त्रीय नृत्यों में 2 भाव होते हैं, एक एक भाव को समझ लेना। 2 भाव होते हैं, एक तो होता है तांडव, ये तांडव तो कौन करता है, भगवान शिव का प्रतिबिंब है। और एक होता है लास्य, और लास्य किन का प्रतिबिंब होता है, मां पार्वती का। तो दोबारा बताओ, शास्त्रीय नृत्यों जो करते हैं उनमें से कितने भाव परिलक्षित होते हैं, 2। एक तो तांडव जो भगवान शिव का प्रारूप है, और एक यहां पर लास्य जो मां पार्वती या मां भगवती का प्रारूप है। इन दोनों में क्या क्या फर्क है, तो जरा ध्यान से देखना दोनों में क्या क्या फर्क है। एक एक चीजों को समझते जाना आप लोग, ठीक है ना, ताकि आपके कोई दिक्कत नहीं आए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है शास्त्रीय नृत्यों का नाट्य शास्त्र में मिलता है। ठीक है सर, शास्त्रीय नृत्यों में तांडव शिव और लास्य पार्वती, ये 2 प्रकार के भाव परिलक्षित होते हैं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी है, इन भावों के बारे में। तांडव नृत्य का जनक भगवान महादेव को माना जाता है। किनको माना जाता है, महादेव। तांडव स्तोत्र भी आपने सुना होगा। ठीक है, तांडव नृत्य में 2 भंगिमाएं होती हैं, एक तो होता है रुद्र रूप, रुद्र का मतलब क्रोधित रूप भगवान शिव का। तो जो डांस किया जाता है ना, तो उसमें एक तो रुद्र रूप दिखाएगा और फिर उसके बाद में आनंद प्रदान करने वाला रूप दिखाएगा। तो ध्यान रखना, तांडव नृत्य की कितनी भंगिमाएं हैं, भंगिमाओं का मतलब होता है एक प्रकार के एक्शन करना। तो कितने एक्शन करेगी, जो भी नर्तक और नृत्यांगना होगी ना, वो कितने प्रकार के एक्शन करेगी, 2। ठीक है ना, एक तो कौन, रुद्र रूप, और एक आनंद प्रदान करने वाले रूप। तो रुद्र रूप और आनंद प्रदान करने वाले जो रूप है ना, ये ध्यान रखना, ये किसके भाव हैं, तांडव के भाव हैं। और ये जो तांडव है ना, ये करने वाले कौन है, तो बताओ ये करने वाले कौन है, भगवान शिव है। ठीक है साहब, लास्य नृत्य का आरंभ कौन करती है, मां पार्वती करती है। और इसमें नृत्य की मुद्राएं बेहद कोमल होती हैं, क्योंकि मां का स्वभाव तो कोमल ही होता है। बेहद कोमल होती हैं, स्वाभाविक होती हैं, और कैसी होती हैं, प्रेमपूर्ण होती हैं। तो इन चीजों का आप लोगों को ध्यान करना है। दोबारा ध्यान दो, कितने भाव परिलक्षित होते हैं, टोटल 2। एक तो कौन हो गया, तांडव, जो किनका प्रतिरूप है, भगवान शिव का। और दूसरा कौन सा, लास्य, जो किनका प्रतिरूप है, मां पार्वती का। ठीक है सर, यहां तक याद हो गया। तांडव नृत्य की कितनी भंगिमाएं होती हैं, 2। एक तो रुद्र रूप जो क्रोधित स्वरूप है, और दूसरा कौन सा है, तो दूसरा कौन सा है, क्या बताओगे आप लोग, आनंद प्रदान करने वाला रूप। और लास्य नृत्य का आरंभ किन्होंने किया था, मां पार्वती ने। यहां तक मेरे हिसाब से आप लोगों को याद हो गया होगा, सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है ना, तो जरा ध्यान से देखना। अब आगे की बात क्या है सर, भारतीय जो नृत्य कला है ना, इसको 2 भागों में विभक्त किया गया है। बोलो कितने भागों में विभक्त किया गया है, 2 भागों में। इसका जो पहला भाग है ना, वो तो है शास्त्रीय नृत्य, जैसे मैंने आपको बताया था। और इन्हीं को क्या बोला जाता है, इन्हीं को बोला जाता है क्लासिकल डांस।
बोल के बताओ क्या बोला जाता है, क्लासिकल डांस। और एक होता है लोक एवं जनजातीय नृत्य, और इनको इंग्लिश में बोला जाता है फोक एंड ट्राइबल डांस। बोल के बताओ सारे बच्चे क्या बोला जाता है, फोक एवं ट्राइबल डांस। तो बताओ भारतीय नृत्य कला के कितने स्वरूप हैं, दो। एक तो शास्त्रीय नृत्य और दूसरा कौन सा हो जाएगा, लोक एवं जनजातीय नृत्य। ठीक है सर। शास्त्रीय नृत्य में इन दोनों में क्या फर्क है, अगर कोई भी नृत्य अगर सिस्टमेटिक तरीके से होता है, जिनके उनके फिक्स कोई नियम कायदे हैं, ठीक है ना, तो सिस्टमेटिक तरीके से होगा, शास्त्रों के अनुसार होगा और नियमानुसार होगा ना, तब तो वो कहलाएगा क्लासिकल डांस या शास्त्रीय नृत्य। और जिसमें एक जनजाति के द्वारा किया जाए या एक फिक्स एरिया के द्वारा किया जाए या एक निश्चित क्षेत्र के द्वारा किया जाए, जिसमें ज्यादा शास्त्रों का ज्ञान और ज्यादा नियमावली का पालन ना हो, तो उनको बोला जाता है क्या, लोक एवं जनजातीय नृत्य। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है, दोनों बेसिक डिफरेंस है क्लासिकल डांस में एंड फोक डांस में, यानी शास्त्रीय नृत्य में और किन में, लोक नृत्य में। दोबारा एक बार पढ़ देता हूं मैं। शास्त्रीय नृत्य की शैलियां शास्त्र सम्मत होती हैं और शास्त्रानुसाती होती हैं, ठीक है ना, इनके अनुसार चलती हैं। इनमें विभिन्न राज्यों के स्थानीय तथा जनजातीय नृत्य आते हैं, ठीक है ना। जैसे पंजाब का कौन सा बताया मैंने, भंगड़ा बताया आपको। अपने यहाँ पर जैसे पश्चिमी बंगाल में कौन सा होता है, छऊ नृत्य होता है, ठीक है ना। अपने राजस्थान में भी कई प्रकार के लोक नृत्य हैं। अपन जैसे गुजरात की बात करें तो गुजरात में कौन सा होता है, गरबा होता है। तो ये सारे के सारे लोक नृत्य हैं जो एक निश्चित राज्य को प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है सर। अब जरा ध्यान से देखना, रत्नावली एक ग्रंथ और है जो शास्त्रीय नृत्य की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसके रचयिता जयपा सेनानी है, ठीक है ना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा। अब शास्त्रीय नृत्य की सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्रा है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था, वो जो मुद्रा है ना वो कौन सी है, त्रिभंग मुद्रा। शास्त्रीय नृत्यों की सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा का क्या नाम है, त्रिभंग मुद्रा। इस प्रकार से इसमें देखो, ये जो त्रिभंग मुद्रा है ना, इसमें जो व्यक्ति का जो आकार है ना, ये लगभग एस आकार का होता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शास्त्रीय नृत्य में जो एस आकार की आकृति बनती है ना, वह निम्न में से कौन सी मुद्रा होती है, तो बताओ वह कौन सी होती है, त्रिभंग मुद्रा होती है। यह सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्लासिकल डांस की या शास्त्रीय नृत्य की। दोबारा देख लो, शास्त्रीय नृत्य की सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा कौन सी है, त्रिभंग मुद्रा है। इस मुद्रा में कलाकार अपने शरीर को 3 स्थानों से मोड़कर अंग्रेजी का कौन सा अक्षर है, एस जैसी शारीरिक मुद्रा बनाता है। तो यहां तक समझ में आ गई, ठीक है ना। कौन से अल्फाबेट का लेता है, ये कौन सा अल्फाबेट की तरह बनता है, एस की तरह, ठीक है सर। अब एक चीज और ध्यान रखना, एक शास्त्रीय नृत्यों में अगर एक पांव से दिखने वाली जो थिरकन है ना, वो तो चरिस कहलाती है। एक पांव का अगर प्रयोग करते हैं और दोनों पांव का अगर प्रयोग करते हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं, करनास बोलते हैं। बोलो बेटा जी, क्या बोलते हैं, करनास। तो ये भी ध्यान रखना, एक तो चरिस और दूसरा कौन सा है, करनास, यानी एक पांव से दिखने वाली थिरकन और 2 पांव से दिखने वाली थिरकन। थिरकन का मतलब होता है एक प्रकार की कदम ताल करना, क्योंकि नृत्य में कदम ताल ही तो होता है, पैरों से ही तो सारा का सारा काम होता है, ठीक है सर। आगे देखो, आगे की बात क्या है। शास्त्रीय नृत्य परंपरा में शास्त्रीय नृत्य की कितनी शैलियां थी, सबसे पहले 4 शैलियां थी। एक तो भरतनाट्यम, एक कथकली, एक कथक और एक मणिपुरी। टोटल शास्त्रीय नृत्य तो 8 हैं, लेकिन सबसे पहले कितने शास्त्रीय नृत्यों को शामिल किया गया था, केवल और केवल 4। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें भी सबसे पुराना कौन सा है, भरतनाट्यम। तो पहला तो कौन सा है, भरतनाट्यम, फिर कौन सा है, कथकली, फिर कथक है, और उसके बाद में कौन सा है, मणिपुरी है। कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम और ओडिसी, इनको शास्त्रीय नृत्य में मान्यता बाद में मिली थी। तो देखो 4 और 3 कितने हो गए, 7। यानी सबसे पहले तो कितने को मिली, 4 को, जिसमें भरतनाट्यम है, कथकली है, कथक है और मणिपुरी है। इसके बाद में कितने को और मिल गई, 3 को, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम और ओडिसी, ठीक है सर। इससे भी इंपॉर्टेंट जो चीज है, मैं तो सबसे पहले शास्त्रीय नृत्यों में कितने को शामिल किया गया था, 4 को, फिर 3 को और शामिल किया गया था। इसके बाद में सबसे लास्ट में किस शास्त्रीय नृत्य को शामिल किया गया था, सत्रिया को। तो सत्रिया को संगीत नाटक अकादमी द्वारा कब शास्त्रीय नृत्यों की श्रेणी में शामिल किया गया, तो कब किया गया, 15 नवंबर 2000 को। एक क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है ना। तो सबसे पुराना जो शास्त्रीय नृत्य है ना, वो तो कौन सा है, भरतनाट्यम, और सबसे नया जो शास्त्रीय नृत्य है ना, वो कौन सा है, सत्रिया है। तो सत्रिया का ध्यान रखना,
ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि शास्त्रीय नृत्यों में कौन सा नृत्य शामिल होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, इसके बारे में बताने वाला कौन सी एजेंसी होती है, तो कौन सी एजेंसी होती है, संगीत नाटक अकादमी। और कब शामिल किया गया था, 15 नवंबर 2000। दोबारा बताओ, कौन सी अकादमी शामिल करती है, संगीत नाटक अकादमी। बोल के बताओ, कौन करती है, संगीत नाटक अकादमी। और कब की थी, 15 नवंबर सन 2000 में। किसको किया था, सत्रिया को। बोलो भी किसको किया था, सत्रिया को। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे पुराना तो कौन सा है, तो सबसे पुराना तो कौन सा हो जाएगा, भरतनाट्यम हो जाएगा। और सबसे नया अगर पूछे तो बताओ सबसे नया कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा बताओगे, सत्रिया 2000 वाला, ठीक है ना। अब नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, यहां पर छऊ नृत्यों की बात की गई है, छऊ, ठीक है ना, छऊ नृत्य। ये छऊ नृत्य 3 जगहों पर किया जाता है, एक तो उड़ीसा में, एक झारखंड में और एक पश्चिमी बंगाल में। आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये छऊ वाला। कितनी जगहों पर किया जाता है, 3 जगहों पर, एक तो उड़ीसा, एक झारखंड और एक पश्चिमी बंगाल का लोक नृत्य, जिसको वर्तमान में शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल करने की योजना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 8 से बढ़ाकर 9 अगर शास्त्रीय नृत्य करेंगे तो किसको करेंगे, छऊ को। बोलो भी किसको करेंगे, छऊ को। तो बताओ छऊ कितने स्टेट में किया जाता है, 3। बताओ पहला तो कौन सा, उड़ीसा, दूसरा कौन सा, झारखंड, और फिर कौन सा, पश्चिमी बंगाल। ये मेरे हिसाब से आपके सेट हो गया। बताओ सबसे नया कौन सा अगर शामिल करेंगे तो कौन सा है, छऊ है। और अगर छऊ ऑप्शन में नहीं हो तो अपन किसको कर देंगे, सत्रिया को, 2000 वाले को। प्रतिवर्ष 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य मनाया जाता है, ठीक है साहब, ये हमारी चीजें याद हो गई। अब जो है ना, शास्त्रीय नृत्यों का जो मेन रोल रहा है ना, वो किनका रहा है, नाट्य शास्त्र का रहा है, ये आपको भी मालूम है। तो 2-3 लाइनें नाट्य शास्त्र की भी मैंने तैयार कर दी आपके लिए बुक में। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, भरत मुनि है, रट के रख देना। टोटल कितने अध्याय बताते हैं, 36। और नाट्य संबंधी नियमों की संहिता का नाम क्या है, नाट्य शास्त्र। भारतीय परंपरा के अनुसार नाट्य शास्त्र कि आद्य रचयिता स्वयं प्रजापति को माना जाता है। ये पहले की बात है। प्रजापति एक प्रकार के ब्रह्मा जी का एक स्वरूप है, जिनको माना जाता है कि उन्होंने सबसे पहले नाट्य शास्त्र की रचना की होगी। लेकिन इनको लिखने का जो काम है ना, वो किन्होंने किया था, भरत मुनि ने ही किया था। और भरत मुनि इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से है ये नाट्य शास्त्र, ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा ये नाट्य शास्त्र का ही फिगर है, ठीक है सब। तो नाट्य शास्त्र का वर्णन प्रमुख रूप से शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन प्रमुख रूप से किन में मिलता है, नाट्य शास्त्र में मिलता है। और टोटल कितने हैं, ये 8 हैं। एक तो कौन है, कथक, एक भरतनाट्यम, एक कथकली, एक मणिपुरी, एक ओडिसी, एक कुचिपुड़ी, सत्रिया, और कौन सा है, मोहिनीअट्टम। और नोवा अगर वो पूछे तो अपने को नोवा कौन सा करना है, छऊ करना है। कितने स्टेट में ये आजकल, कितने स्टेट में किया जाता है, तो 3 स्टेट में किया जाता है। एक तो उड़ीसा में किया जाता है, बोल के बताओ। दूसरा कौन है, झारखंड में किया जाता है। और तीसरा इसको कहां पर किया जाता है, पश्चिमी बंगाल में किया जाता है, ठीक है ना। तो अगर नोवा पूछे तो ठीक है, नहीं तो 8 तक वर्णन किन में मिलता है, नाट्य शास्त्र में। बस छोटी सी चीज आपको और बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीज, इस क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद में अपन शुरू करते हैं भरतनाट्यम को, जो आपको अगली क्लास के वीडियो में मिल जाए। शास्त्रीय नृत्य तथा उनसे संबंधित तत्व है। तो कुछ एक बुक में शास्त्रीय नृत्य और उस शास्त्रीय नृत्य का संबंध कौन से तत्व से है वो दे रखा था। तो जितना दे रखा था ना वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट लगा देना ये, ठीक है ना। यहाँ से नया क्वेश्चन बन सकता है। ओडिसी नृत्य है ना, ये जल तत्व को बिलोंग करता है। कुचिपुड़ी नृत्य पृथ्वी तत्व को बिलोंग करता है। मोहिनी अट्टम वायु तत्व को बिलोंग करती है। भरतनाट्यम अग्नि तत्व को बिलोंग करती है। और कथकली है ना, ये किन को करती है, आकाश तत्व को बिलोंग करती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना 5 तत्व हैं और 5 शास्त्रीय नृत्यों का इनमें जिक्र है, ठीक है ना, 8 का नहीं है। तो देखो जल तत्व का कौन करता है, ओडिसी, बोलो भी कौन करता है, ओडिसी। कुचिपुड़ी पृथ्वी तत्व का कौन करता है, कुचिपुड़ी। कच्चीपुड़ी कहां पर पड़ी हुई है, पृथ्वी पर, ऐसे याद कर लो। मोहिनी अट्टम, मोहिनी का मतलब जो बहुत ही सुंदर हो, तो सुंदर है तो हवा में उड़ती है। हवा में क्यों उड़ती है, क्योंकि उसके किसके पंख लगे रहते हैं, वायु के, ऐसे याद कर लो, ठीक है ना। भरतनाट्यम भरत अग्नि, ठीक है ना। और कथकली ये किसको बिलोंग करती है, तो किसको करती है, आकाश तत्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जो नेक्स्ट क्लास है ना, ये किसकी आएगी, भरतनाट्यम की आएगी। मैं पूरा उसमें डालूंगा शुरू से लेकर एंड तक, तो आप नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलना, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।